Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 6th of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट न्यूज इज टार्डी पुलिस वेरिफिकेशन निप्स कश्मीरी एस्पायरेशंस. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, पासपोर्ट है या फिर अदर जॉब के लिए जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है. ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है. तो इसी के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहा है. कश्मीर में क्या हो रहा है आप सभी को पता है, 2019 में यहाँ पे जो कश्मीर का अंडर आर्टिकल 370 के अंदर एक स्पेशल स्टेटस था उसको यहाँ पे एंड कर दिया गया. ठीक है, 370 के अंदर जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको यहाँ पर एंड कर दिया गया. अब उसके बाद से यहाँ पर क्या हो रहा है मेनली कि जो ये सिक्योरिटी का रीज़न देकर, ये सिक्योरिटी का यहाँ पर रीज़न देकर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें पेंडिंग देखने को मिल रही है. इवन जो एप्लीकेंट्स हैं उनका जो पासपोर्ट है उसको भी डिनाई किया जा रहा है. तो देखिए, वैली रेसिडेंट फील पुलिस आर डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस टू पनिश पीपल हु मे हैव रिलेटिव्स विद सेपरेटिस्ट लर्निंग. हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस डिनाइड पासपोर्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस. अब यहाँ पे जो पासपोर्ट्स की बात की जा रही है कि जो मेनली पासपोर्ट के लिए क्या लगता है, पुलिस का वेरिफिकेशन लेटर लगता है. ठीक है, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है उनको, मतलब जो उनके पासपोर्ट एप्लीकेशंस हैं उनको यहाँ पर डिनाई किया जा रहा है. तो वहाँ पर जो रेसिडेंट्स हैं, लोग हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ये क्लियरेंस की यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, जो भी यहाँ पे पीपल जिनको पनिश करना है, आप उनकी जो क्लियरेंस की प्रोसेस है उसको आप यहाँ पे जल्दी खत्म कीजिए. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ऊपर जो हमारे जॉब्स हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है. अब यहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं कि कश्मीर में क्या है, एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एट द प्रेस्टिजियस शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ना. यहाँ पर क्या है कि जो एडिशनल प्रोफेसर्स हैं है ना, जो कुछ एडिशनल प्रोफेशनल्स थे उनको यहाँ पे प्रमोट किया गया. अब प्रमोशन में यहाँ पे क्या हुआ, उनको अब यहाँ पे न्यू जॉब मिल गई, एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रमोशन हुआ उनको. बट इस जॉब को यहाँ पे एक्वायर करने के लिए उनको यहाँ पे क्या चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए. तो इस जॉब से उनको क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया. उन्हें ये कहा गया कि मतलब कि इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिनिस्ट्रेट ही नहीं किया गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन इज पेंडिंग इन दीज केसेस. यहाँ पे जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो अभी भी क्या है, पेंडिंग है. तो इसमें यही कहा जा रहा है कि कश्मीर में आप सभी को पता है कि कितने ज़्यादा यहाँ पे इशूज़ हैं है ना. तो यहाँ पे मेनली कि कौन यहाँ पे क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल नहीं है, तो इसका पूरा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है. तो यहाँ पे वेरिफिकेशन में डिले होने के कारण ये यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एप्लीकेशन है पासपोर्ट के उसको डिनाई किया जा रहा है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, रेगुलेटर्स प्रपोजल ऑन राजस्थान पावर लाइंस फ्लोट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर थ्रेटन्स बस्टर्ड. ना अब ये क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. ये क्या किस में है, अगर हम इंडिया में बात करें तो टोटल 150 यहाँ पर है. तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे इनका जो नंबर है वो कम है, इसलिए इनको यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्पीशीज़ में कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात एंड राजस्थान. सिर्फ गुजरात एंड राजस्थान में नहीं, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं. अब इन पे थ्रेट क्या है, हम थ्रेट की बात करते हैं तो पहला थ्रेट क्या है, यहाँ पर इनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है. दूसरा यहाँ पे क्या है, हैबिटाट का लॉस हो रहा है. ये कहाँ पर रहने वाले स्पीशीज़ हैं, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये मेनली जो ग्रासी लैंड एरिया होता है ना, वहाँ पर रहता है. बट यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को हमें ये मिल रहा है कि जो ये एक ग्रासी लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा इसमें हमें कमी दिखाई दे रही है. ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड मेनली इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जो पावर लाइंस होती हैं, पावर लाइंस के कारण इनका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है और कभी कभी पावर लाइंस के कांटेक्ट में आकर इनकी क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है. इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई थी, जो ये पावर लाइंस है इसका यहाँ पे इशू हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा था कि जितनी भी पावर लाइंस है आप उन्हें क्या करिए, अंडरग्राउंड करिए. ठीक है, हम उन्हें क्या करेंगे, अंडरग्राउंड करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हैं थ्रेट है उसको हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं. बट मेनली यहाँ पे क्या हुआ कि जो आप कह सकते हैं सोलार, हमें पता है कि राजस्थान और गुजरात में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सोलार प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ज़्यादातर पावर लाइन्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ पावर लाइन्स हैं, अगर हम उनमें देखें तो
Majority of power lines from Rajasthan solar projects have rating above 33 kV and several such proposed one are expected to pass through the priority area. अब यहाँ पे जो प्रायोरिटीज एरियाज है वहां से क्या है पास होने की इनकी बात की गई, बट यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं उसको भी हमें पूरा करना है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर हम पावर लाइंस को यहाँ पे अंडरग्राउंड करते हैं तो यहाँ पर जो सोलार पावर का जो सप्लाई है, सोलार पावर सप्लाई का जो कॉस्ट है उसमें हमें यहाँ पे हाइक देखने को मिलेगा। उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक हाइक देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें बस यही बात की गई, क्योंकि अब यहाँ पे जो है जो इकोनॉमिक आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको यहाँ पे नहीं माना जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी पावर लाइन्स हैं उनको यहाँ पर एयर में भी अभी भी क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं उन पे हमें क्या देखने, एक थ्रेट जो उनका है वो अभी भी बना हुआ है। अब देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर लेते हैं। ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की, आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। इज कंसिडर इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड, ठीक है। फ्लैगशिप प्रोग्राम इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इनकी पॉपुलेशन, राजस्थान, गुजरात और छोटी स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं, ठीक है। मेनली देखिए एक बार से क्वेश्चन भी आया था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो सिर्फ राजस्थान एंड गुजरात में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, दे आर ऑल्सो फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। थ्रेट की हमने बात कर ली, तो इसमें मेन थ्रेट क्या है कि इलेक्ट्रोकोशन और जो कोलिजन के कारण यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन लाइन है, इनका जब कोलिजन होता है बर्ड का तो इसके कारण यहाँ पर क्या होती है, इनके यहाँ पर डेथ हो जाती है, इनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो हैबिटाट लॉस है जिसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है और जिसके कारण इनका जो हैबिटाट लॉस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारे क्या है, थ्रेट्स हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्पीशीज में आती हैं, तो आप देख सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो चीताज थे है ना, वो टोटली इंडिया से क्या हो गए थे, यहाँ पे एक्सटेंट हो गए थे। अब यहाँ पे ये सेकंड लार्जेस्ट स्पीशीज हो सकती हैं, सेकंड लार्जेस्ट स्पीशीज हो सकती हैं जो कि इंडिया से टोटली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्सटेंट हो चुकी हैं, एक्सटेंड हो जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंडिया का एक मोमेंट है 2023, आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जहां पर इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया क्या कर सकता है, वर्ल्ड लीडर की तरह, वर्ल्ड में एक वर्ल्ड लीडर की तरह अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है, ठीक है। जैसे कि 2023 में क्या क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे G20 समिट को ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पर क्वाड की जो समिट है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रायसीना डायलॉग यहाँ पे किया गया है, ठीक है, रायसीना डायलॉग। यहाँ पे SCO है, SCO की यहाँ पे समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। यहाँ पे ब्रिस्क की जो समिट है उसको भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो 2023 हमारे लिए क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर इंडिया क्या कर सकता है, अपने आप को एज अ वर्ल्ड लीडर यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं किसकी, कि UNSC में हमें यहाँ पर परमानेंट सीट मिल जाए, है ना। इंडिया की अगर हम इकॉनमी की बात करें कि हमें एक क्या है कि इमर्जिंग इकॉनमी है, ओके, यहाँ पर हम एक इमर्जिंग इकॉनमी है और यहाँ पर हम क्या है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। UNSC में यहाँ पे परमानेंट सीट के लिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, हमारी जो इकॉनमी है हम यहाँ पे 5th लार्जेस्ट इकॉनमी के अंडर में आते हैं। तो UNSC में हमारी जो परमानेंट सीट की डिमांड है उसमें अभी कोई फोकस नहीं किया जा रहा, मेनली आप एक तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, जो UNSC है उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। क्रिटिसाइज इन द सेंस कि यहाँ पे ये कहा कि हमें क्या जरूरत है, यहाँ पे एक रिफॉर्म की जरूरत है, UNSC में यहाँ पर रिफॉर्म की जरूरत है। बट अभी देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि UNSC जैसे प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ पर जो है हमारे जो आप कह सकते हैं कि अभी इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। इंडिया क्या कर सकता है कि इंडिया की जो ये अदर यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि G20, क्वाड, रायसीना, SCO, ब्रिस्क, ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म बन सकते हैं जहाँ पर हमारे जो इंटरेस्ट है, इंडिया क्या कर सकता है, अपने आप को एज अ लीडर यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ दिनों पहले जनवरी में ही यहाँ पर ग्लोबल साउथ समिट भी ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें हम यहाँ पर इंडिया क्या बन रहा था, ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बन रहा था, उनके जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे सामने ला रहा था। अब देखिए G20 की बात करें, G20 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब से यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का यहाँ पे वॉर, यूक्रेन और रशिया वॉर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इसको 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में हम देखें तो जो वेस्ट है, वेस्ट में अगर हम US की बात करते हैं तो US और रशिया के बीच में यहाँ पर कोई भी आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं हुई है जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ। बट G20 इस प्लेटफॉर्म के कारण यहाँ पर हमें पहली बार, मतलब कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आफ्टर दी वॉर
वॉर के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें रशिया और जो यूक्रेन के मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में यहाँ पर मीटिंग हुई, मतलब वो एक साथ मिले। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया क्या बन रहा है, एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां पर जो अलग अलग लीडर्स हैं जिनके बीच में अभी भी आप कह सकते हैं कि इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको एक मिलवाने की बात की जा रही है। क्वाड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वाड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे लिए क्वाड इंपॉर्टेंट है। रायसीना की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे काउंटर टेररिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, रेडिकलाइजेशन है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे, हमारे पास रायसीना डायलॉग का एक और आर्टिकल है, तो क्लाइमेट चेंज है। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को, इन मुद्दों को सामने रख सकते हैं। एससीओ और ब्रिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? एससीओ में आप सभी को पता है यहाँ पे एससीओ का कौन कौन मेंबर है? चाइना एंड रशिया। चाइना एंड रशिया क्या है? चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान, ये क्या है, इसके यहाँ पर मेंबर है। तो इंडिया के लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन G20 और क्वाड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है? एससीओ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमें क्या करना है, हमारे जो रिलेशन है उनको इम्प्रूव करना है। जब तक हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ हम इम्प्रूव नहीं होंगे तो हम वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान जो है, हमें यहाँ पे जो वर्ल्ड लीडर की तरह सामने आना है, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, जब आपके रिलेशन यहाँ पे आपके नेबर में ही, आपकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ ही रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आप अदर कंट्रीज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। तो देखिए, अब अगर हम यूएनएससी की बात करते हैं, G20 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे एससीओ हो जाता है। तो इस टाइम पे जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, एससीओ की जो समिट है ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 2023 में। तो इसलिए ये 23 क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए अब एससीओ में क्या है, एससीओ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रशिया भी है, चाइना भी है और पाकिस्तान भी है। तीनों के साथ हमें क्या करना है, एक रिलेशन मेंटेन करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया क्या चाहता है, जैसे कि हमने अभी बात करी कि इंडिया क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस को यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मिस्टर मोदी आर्ग्यूमेंट्स एट द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग दैट ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड। G20 की मीटिंग में जो देखिए G20 का कोई भी एक अच्छा आउटकम नहीं निकल कर आया। आउटकम की बात करें कि जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो सिर्फ मेनली इसमें फोकस किया गया किस पे, रशिया और यूक्रेन वॉर पर। ठीक है, कि ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर एंड होना चाहिए। अब G20 हम यहाँ पे जो इंडिया है वो यहाँ पे अदर इशूज़ को यहाँ पे रखने की बात कर रहा था, बट उस पर ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं किया गया। अब इसमें यह क्या है कि G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया ने यही कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो क्या हो रही है, फेल हो रही है ना, जिसके कारण यहाँ पे वर्ल्ड जो है हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चैलेंजेस क्या है, कि अगर हम चैलेंज की बात करें तो देखिए इंडिया चेयरमैनशिप ऑफ G20 एंड द एससीओ एंड दिस ईयर। अब देखिए यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि आज ठीक है इंडिया के पास यहाँ पर G20 और एससीओ की यहाँ पे चेयरमैनशिप है, कल ये जो टाइम है ये चला जाएगा। टाइम जो है, टाइम को जाते यहाँ पे टाइम नहीं लगता, यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के पास यहाँ पर आ जाएगा। बट ये जो टाइम है इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पर हमें मेन फोकस करना होगा। जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ को हमें यहाँ पर हाथ से नहीं जाने देना है। यहाँ पर ग्लोबल साउथ क्या है, हमने बात की थी कि जैसे कि हमारा ये वर्ल्ड है इसको 2 हेमिस्फीयर में यहाँ पे डिवाइड किया गया, एक ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमें पता है यहाँ पे जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे जो हमारा थर्ड वर्ल्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज को जिसके नाम से हम जानते हैं, वो यहाँ पर आती हैं। अब इनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, अब ये जो मेजर कंट्रीज हैं वो एक ऐसा समझती हैं कि वो क्या कर रही हैं, वर्ल्ड को लीड कर रही हैं, बट इन पे यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ है, इसको ही हम सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं हम उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, इनके जो इंटरेस्ट है, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया क्या बन सकता है, उनकी वॉइस बन सकता है। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना कंटिन्यूसली यहाँ पे अपने आप को ग्लोबल साउथ में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया क्या कर सकता है, ये जो हमारे पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है G20 एससीओ, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, इसके तहत ग्लोबल साउथ की क्या बन सकता है, एक वॉइस बन सकता है। इस बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में क्या कर सकता है, उनके जो कंसेंसस है, उनके जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है, उनको सामने रख सकता है। जब इंडिया ऐसा करेगा तो इंडिया की आप कह सकते हैं कि एक पहचान यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ सोच दिस, सो न्यू दिल्ली यूजिंग दिस क्रूशियल ईयर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सीक जियोपॉलिटिक कंसेशंस एंड क्रिएट स्ट्रक्चर टू इनहेंस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पर हमें क्या जरूरत है कि ये देखिए ग्लोबल साउथ को हमें इतनी आसानी से हाथ में से नहीं जाने देना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ग्लोबल जियोपॉलिटिक कंसेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और इन्हेंस करने की, इंडिया की हम नेशनल सिक्योरिटी को किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं उसकी यहाँ पे ज़रूरत है। सेकंड इसमें पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक हाइट्स हैं उनको यहाँ पर बढ़ाना है। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि देखिए हम यहाँ पे क्या है, हमारा जो मेन अप्रोच है कि हम क्या करें, जो रशिया है
और यूएस है, उसके साथ दोनों के साथ जो हमारी अप्रोच हो वो कैसी हो, यहाँ पर लिमिटेड हो, है ना। मतलब कि यहाँ पर हम यहाँ पे एक मिडिल पाथ लेकर आए जिसके कारण हमारे रशिया और यूएस के साथ जो रिलेशन है दोनों के साथ मेंटेन है। बट यहाँ पे जो बैलेंसिंग, मतलब कि हम एक बैलेंस अप्रोच की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये कहा गया कि बैलेंसिंग के चक्कर में जो बैलेंसिंग होती है उसकी भी यहाँ पे क्या होती है, एक लिमिट होती है ना। बैलेंसिंग के चक्कर में हम यहाँ पर जो हमारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इन दोनों कंट्रीज के साथ, कहीं हम उसको यहाँ पर एंड ना कर दें। तो हमें यहाँ पर एक लिमिट लगा के रखना होगा कि हमें किस कंट्री के साथ कितना यहाँ पे बैलेंस करके रखना होगा। देखिए इसमें यही कहा गया कि बैलेंसिंग अपोजिट साइड इस लिमिट, इफ यू प्ले ऑल साइड you might not end up making strong strategic partnership that should come to your aid if and when something major goes wrong such as फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो इसमें ये कहा रहा है कि ऑल साइड मतलब सारी साइड्स के साथ खेलते खेलते कहीं हमारे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यहाँ पे एक बनाने की बात की जा रही है, कहीं हम उसको यहाँ पर ना खो दें। ओके तो इसमें मेरे यही कहा जा रहा है कि अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि डेंजर ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग डिप्लोमेटिक हाइट्स एंड दिस टूवर्ड डोमेस्टिक पॉलिटिक एंड्स। अब यहाँ पे जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इन सारी चीज़ों को हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए यूज़ नहीं करना है, हमें इसको जियो पॉलिटिक्स में यूज़ करना है। अब देखिए आप सभी को पता है 2024 में यहाँ पर इलेक्शन है, तो यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को अपने इलेक्शन के लिए, हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके लिए यूज़ नहीं करना है, हमें इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करना है अपने आप को एज अ इंडिया को वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरीके से अपनी पोजीशन है उसको यहाँ पे बनाना है, वर्ल्ड लीडर की तरह यहाँ पे किस तरीके से हम सामने आ सकते हैं, जो ये अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पे नहीं खोना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है द हार्डशिप ऑफ अ करियर इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। अब आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में मतलब इस करियर को जब हम ऑप्ट करते हैं तो इसमें यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी क्या है हार्डशिप, मतलब कि प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए आयुर्वेदा के इसमें यही कहा जा रहा है कि जो लोग आयुर्वेदा से ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए यहाँ पे वो ग्रेजुएट होने के बाद ये सोचते हैं कि ये जो हमने ऑप्शन यहाँ पे चूज करा वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लेकर आए जा रहे हैं, कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आयुष कैंपेन यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिससे हम क्या कर सकें जो आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी की, उसको हम यहाँ पर उसमें यहाँ पर हम एक ट्रस्ट को बिल्ड कर सकें। क्योंकि देखिए आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ट्रस्ट डेफिशिट है। क्या है यहाँ पर, ट्रस्ट डेफिशिट है। ट्रस्ट डेफिशिट इन द सेंस कि जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम किसी भी हमें यहाँ पे फीवर भी आता है तो हम सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल हम मेनली एलोपैथिक को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। सबसे पहले किसको कंसिडर करते हैं कि हम यहाँ पे जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनको लेंगे। आयुर्वेदिक की तरफ हम क्यों नहीं जाते, हमारे यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक नोशन बना हुआ है, एक यहाँ पे मिथ है कि जो आयुर्वेदिक है वो बहुत स्लो यहाँ पे हील करता है, ठीक है। इसी कारण हम यहाँ पे क्या कर पाते हैं, जो पेशेंट्स है उनका जो ट्रस्ट है उसको यहाँ पर गेन नहीं कर पा रहे हैं। जो आयुर्वेदिक है इसी के कारण यहाँ पर जो पेशेंट्स का यहाँ पे जो एक ट्रस्ट है, गेन है, उसको नहीं यहाँ पर गेन कर पा रहे हैं। ओके तो देखिए इसमें मैंने यही कहा जा रहा है कि द आयुर्वेदा ट्रीटमेंट आर स्लो टू हील इज अनदर कॉमन व्यू दैट कैरेक्टराइज द पब्लिक इमेज ऑफ आयुर्वेदा। यहाँ पे ये क्या करता है कि स्लो हील है, इसके कारण यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है पब्लिक में। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या रियल पेशेंट बेनिफिट वुड बी सस्टेनेबल एज अपोज टू पेशेंट ग्रेटिफिकेशन विच इज मेमोनिटरी। अब इसमें यही कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सारे लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, बट यहाँ पे कुछ लोग करते हैं, बट बहुत सारे लोग के पास यहाँ पे क्या ट्रस्ट डेफिशिएट है कि यहाँ पे जो आयुर्वेद है उसमें यहाँ पर नहीं है। अब इंसान को क्या चाहिए, एक सडन रिलीफ चाहिए। अगर हमें यहाँ पे सर दर्द भी हो रहा है तो यहाँ पे हमें सडन रिलीफ चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा सर दर्द यहाँ पे ठीक हो। बट यहाँ पर क्या है, आयुर्वेद में एक यहाँ पे नॉर्म बना हुआ है कि इसका जो टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसकी जो प्रोसेस होती है हील करने की बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसके कारण यहाँ पर क्या है कि ऐसा माना जाता है कि टेम्परेरी और सुपरफिशियल सॉल्यूशन है, इसके लिए यहाँ पे कोई भी नहीं। तो देखिए द पॉपुलर व्यू दैट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आर स्लो टू हील इज दस द हाफ ट्रूथ। अब यहाँ पे ये हाफ ट्रूथ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये स्लो है, बट लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे पूरे इसके क्या मिलेंगे, आपके पूरे एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आयुर्वेदा के। ठीक है, यहाँ पे आयुर्वेदा के हमें पूरे जो एप्लीकेशन है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें यही बताना है कि हम ये जो एक मिथ बना हुआ है लोगों में उसको हम किस तरीके से यहाँ पे हटा सकते हैं। तो इट कैन बी करेक्टेड बाय अप्रोप्रिएट पेशेंट एजुकेशन। यहाँ पर पेशेंट एजुकेशन की जरूरत है। डॉक्टर्स को यहाँ पे तो वो एजुकेट हो ही रहे हैं, बट यहाँ पर हमें पेशेंट एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे और भी कहा जा रहा है जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये जो पब्लिक का परसेप्शन बना है ना, जो एक रियलिटी है उससे वो किस तरीके से डील करें, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम बनी हुई है।
ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम इसको किस तरीके से ट्रीट मतलब कि वो कर सकते हैं, तो मेनली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमें एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेकिंग लेकर आना होगा, जो कि क्या कर सकता है, जो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस जो आयुर्वेदा इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको यहाँ पे सॉल्व कर सके। यहाँ पे जो प्राइमरी केयर की बात की गई कि प्राइमरी केयर को यहाँ पर क्या करना होगा, रेजुविनेट करना होगा सारे सिटीजन्स के लिए, ताकि हम यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनकी जो हेल्थ है उसको यहाँ पर सिक्योर कर सकें। प्राइमरी केयर के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा की तरफ हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो सिटीजन्स हैं उनकी यहाँ पे हम जो हेल्थ है उसको यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। प्राइमरी केयर की बात की जाए कैसे कि हमें यहाँ पे योगा करना चाहिए। अब देखिए आयुर्वेदा में क्या है कि हमें योगा करना है, हमें सिद्ध है, ठीक है, तो मतलब कि हमें ऐसी चीज़ें करना है जिसके कारण इन फ्यूचर हमें यहाँ पे कोई भी बीमारी डिसीज ना हो। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, किस तरीके से एक गुड प्राइमरी केयर डॉक्टर बनना है, इन सारी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व किया जाए, एक्सरसाइज करवाया जाए, ताकि यहाँ पे क्या हो कि हम आयुर्वेदा को और ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट कर सकें। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी इस आर्टिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा What are biocomputers and how do they function? बायो कंप्यूटर्स क्या है और वो कैसे फंक्शन करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे क्या है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं रिसर्च सेंटर में कि वो क्या करेंगे, एक ऑर्गेनॉइड यहाँ पे इंटेलिजेंस को यहाँ पे इस पर रिसर्च करेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनॉइड्स यहाँ पे मेनली क्या किया जाएगा कि यहाँ पे जो ब्रेन टिश्यूज हैं, है ना, मेनली अगर ह्यूमन बीइंग में कोई भी न्यूरोलॉजिकल यहाँ पे डिसऑर्डर होता था तो इसके लिए उस डिसऑर्डर की यहाँ पर उस डिसऑर्डर में रिसर्च करने के लिए उस रिसर्च को किस पर किया जाता था, जो रैट होते हैं, है ना, उस पर मेनली रिसर्च की जाती थी। ठीक है, बट इसमें मेनली क्या है, हम पूरी तरीके से जो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम यहाँ पे पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, हम यहाँ पे मिनी ब्रेन को क्रिएट करेंगे। क्या किया जाएगा, यहाँ पे मिनी ब्रेन्स को यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जो यहाँ पे ब्रेन टिश्यूज हैं और ह्यूमन स्टेम सेल्स है उसको यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा, और जो डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन के यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल फीचर्स होते हैं, उसको यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा और उसके तहत यहाँ पर एक मिनी ब्रेन को क्रिएट किया जाएगा। इसका साइज देखेंगे तो आप कितना होगा, 4 mm। इसमें आप सोच सकते हैं मतलब कि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर क्या होंगी, सेल्स होंगी मेनली। ये बहुत ही छोटा है, जो हमारा आप नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन देखेंगे उसके कंपैरिजन में आप अगर 4 × 3 लाख करते हैं, 3 मिलियंस यहाँ पर क्या है, उससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एक ह्यूमन ब्रेन के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये छोटा ब्रेन है। ठीक है, अब इसमें सारे फंक्शंस भी होंगे, जैसे कि हमारे सेंसरी इनपुट्स भी इसमें लगाए जाएंगे, जैसे स्मेल, टच, विजन, okay, to develop into the complex organ in it, and brain organoid developed in the lab aren't sophisticated enough. They also do not have blood circulation which limits how they can grow. अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स ये आ रही, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि अब एक तरीके से ये किया जा रहा है कि इसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। इसको क्या किया जाएगा, लैब में डेवलप किया जाएगा। अब लैब में यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही कि इतना ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड नहीं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में, हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है, ब्लड का कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी ग्रोथ हो रही है ना, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये कैसे ग्रोथ होगी, इसकी ग्रोथ में क्या करेगा, ये लिमिट करेगा। अब हम ये कैसे स्टडी करेगा, हम यहाँ पे देखिए ब्रेन की जब स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पे EEG करवाते हैं। वो क्या करता है, ब्रेन की पूरी स्टडी करता है, उसका एक पूरा ग्राफ बनकर हमारे सामने आता है। तो ये जो हमारा मिनी ब्रेन होगा, इसको अभी तो किससे कनेक्ट किया गया है, जो रैट के जो मिनी ब्रेन है उनसे यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। फिर इन मिनी ब्रेन को यहाँ पे कंप्यूटर से क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, जो कि क्या बताएगा, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन्स हैं उसमें कैसे जो डिसीजेस हैं, है ना, हम उसको यहाँ पे उसकी डिसीजेस की यहाँ पे स्टडी की जाएगी। इवन जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स के किस तरीके से यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन में यहाँ पे इफेक्ट होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी। ओके, अब इसमें देखिए ये क्या है, बायो कंप्यूटर है कि तो स्कीम विल कंबाइन ब्रेन ऑर्गेनाइज विथ मॉडर्न कंप्यूटिंग मेथड टू क्रिएट बायो कंप्यूटर्स। अब बायो कंप्यूटर्स कैसे बनेंगे, ये जो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स हैं इनको यहाँ पे जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटिंग मेथड्स हैं उनके साथ यहाँ पे लिंक किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे बायो कंप्यूटर्स। ठीक है, दे हैव अनाउंस्ड प्लान्स टू कपल द ऑर्गेनाइड्स विथ मशीन लर्निंग बाय ग्रोइंग द ऑर्गेनाइड इनसाइड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर अफर्मेटेड विद इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स उनके साथ यहाँ पे क्रिएट मतलब कंबाइन किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारे सामने यहाँ पर सामने आएगी। ओके, अब देखिए इसमें यही कहा जाए कि जो करंटली जो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स है उसका जो डायमीटर है वो 1 mm से भी क्या है, कम है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा अभी छोटा है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैव फ्यूअर देन 1 लाख सेल्स, और इसमें 1 लाख से भी कम सेल्स हैं, तो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है कि इसमें मेन चैलेंजेस क्या है कि ये किस तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये वर्क करेगा, इसका अभी हमें नहीं पता है। 1-2 साल में ये जो पूरा है इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा, और इसको अप्लाई किस में किया जाएगा, पहले जो हमारे ऑस्टिज्म और अल्जाइमर डोनर्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे बायो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवे फ्रॉम स्पॉटलाइट, इंडिया होल्ड्स कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स। मतलब कि स्पॉटलाइट से अलग होकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडिया यहाँ पे जो ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उनकी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होल्ड करा। तो मेनली इसमें बात की गई किसकी, रायसीना डायलॉग की। रायसीना डायलॉग यहाँ पे 2016 से यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या करती है, कोलिब्रेट करती है किसके साथ, ORF के साथ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ यहाँ पे कोलिब्रेट करके यहाँ पर इस डायलॉग को यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने अभी बात करी कि G20 में हमारा ऐसा कोई भी मेनली आउटकम, मतलब कि इस समिट में हमारा कोई भी आउटकम निकल कर नहीं आया, है ना। मेनली हमारा जो मेन फोकस कहाँ रह गया, यूक्रेन की वॉर का यहाँ पे एंड होना, यूक्रेन क्राइसिस को एंड करने, इस पर मेन फोकस रह गया। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि अब हमारे पास इंडिया की पता है कि अभी इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो भर भर के यहाँ पे पैसे निकाले और दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ पे लोन दे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। इंडिया के पास अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना। इंडिया की टेक्नोलॉजी भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हर सेक्टर में क्या है, आगे बढ़ सके। तो इंडिया के पास यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, उनको सामने रख सके और उन पर बात कर सके। तो हमने किस पर बात करी, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया, डिस्कस कर गया। जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज के कारण जो क्लाइमेट है, हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है जहाँ पर इंडिया क्या कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं किसकी, हम क्लीन एनर्जी की तरफ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस डायलॉग में मेनली यहाँ पर 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। और जैसे कि इसमें UK, फ्रांस और जापान भी यहाँ पे इंक्लूड हुए थे। US इसमें नहीं था, आपको याद रखना है, जो अमेरिका है, US है, इसमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं था। मेरे यहाँ पे UK, फ्रांस और अदर जो 26 कंट्रीज हैं उनके ऑफिशियल्स ने यहाँ पे क्या किया था, पार्टिसिपेट किया गया था। तो इसमें मेरे लिए हमने यहाँ पे यही कहा कि जो काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग डिस्कस एट द रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग ऑन March 1st विच सॉ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम 26 कंट्रीज इंक्लूडिंग UK, फ्रांस एंड जापान। ठीक है, तो इसमें मेनली हमने किस पे बात करी, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। अब जैसे कि इस तरीके के जो डायलॉग्स होते हैं ना, तो इसमें हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं, है ना, जो हमारे इंटरेस्ट है उनको हम सामने रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए रायसीना डायलॉग क्या है कि ये मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशू फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी। जो इस टाइम पर ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा जो मेजर इश्यूज हैं, फेस किए जा रहे हैं, उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। ये हर साल होता है, ठीक है। ग्लोबल लीडर पॉलिसीज में मेनली जो सारी चीज़ें उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ये हमारे जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है तमिलनाडु गवर्नर्स अर्जेस माइग्रेंट वर्कर नॉट टू फील इनसिक्योर। अब यहाँ पे देखिए पूरी न्यूज़ क्या है हमें नहीं पता है, यहाँ पे बस ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि जिसके कारण यहाँ पे क्या हो चुका है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके यहाँ पर मतलब कि आप कह सकते हैं एक पैनिक सा क्रिएट हो गया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ यहाँ पे अच्छा सलूक नहीं होता है। हमने अभी यहाँ पे देखा कि बहुत सारे जो तमिलनाडु हैं, मतलब कि ये हो रहा है कि तमिलनाडु में जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर में वो अपने घर को लौट रहे हैं, है ना। जैसे कुछ यहाँ पे बिहार से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, जो अपना होम स्टेट है वहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं। बट जब उनसे यहाँ पे पूछा गया कि आप क्यों घर जा रहे हैं, तो उन्होंने मेन रीज़न ये बताया कि होली का, उन्होंने यहाँ पे रीज़न बताया कि यहाँ पे होली आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है साल भर का, इसलिए हम यहाँ पर हमारे घर लौट रहे हैं और बहुत दिनों से हम वहाँ से अपनी फैमिली से भी नहीं मिले, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो मुद्दा है इसको यहाँ पे अलग ही, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको अलग ही व्यू दे दिया गया। ये व्यू दे दिया गया कि जो तमिलनाडु में जो वर्कर्स हैं, अब ये पूरा इशू हमें नहीं पता। यहाँ पे पूरी अभी जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, सॉरी बिहार की यहाँ पे जो गवर्नमेंट है एजेंसी से वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रही है, तमिलनाडु की भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तमिलनाडु मतलब ये जो वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स, इनके साथ यहाँ पे अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। अब कुछ यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिपोर्टर्स है उन्होंने इंटरव्यू भी लिया। तो जैसे कि रवि टेल्स नॉर्थ इंडियन लेबर दैट पीपल ऑफ स्टेट्स आर फैमिली एंड नाइस एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देम। ही सेज द स्टेट हैज बीन
क्रेडल ऑफ हॉस्पिटलिटी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तो यही कहा कि मतलब स्टेट जो है इनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखती है, ठीक है, उनको सारी सिक्योरिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो पूरी जो हॉस्पिटलिटी होनी चाहिए माइग्रेंट वर्कर के साथ वो सारी चीज़ें रखती हैं। इवन जो तमिलनाडु के गवर्नर है उन्होंने भी माइग्रेंट वर्कर से यहाँ पे मतलब कि ट्वीट करके यहाँ पे अर्ज किया है कि आपको यहाँ पे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि माइग्रेंट वर्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकॉनमी में, है ना। जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में माइग्रेंट वर्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनकी सिक्योरिटी, है ना, उनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी। जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो वो उसी स्टेट में कर रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें क्या करें, सेफ्टी और सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करें, ठीक है। उनके साथ जो हमारे रिलेशन है उनके फ्रेंडली हों, ठीक है, और कोई जो स्टेट्स के वर्कर्स हैं वो उनके साथ कोई भी मिसबिहेव ना करें। तो देखिए हमें जो ये प्रॉब्लम है, अभी ये पूरा क्या इशू है हमें सामने नहीं आया है, तो इसमें अभी सिर्फ वो पैनिक हो रहा है, एक पैनिक सा क्रिएट हो गया है और कुछ भी नहीं। अभी इसमें आगे फर्दर न्यूज़ आएगी। अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक क्या आ जाता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे राइट्स हैं, क्या कि फ्री मूवमेंट के हमारे पास यहाँ पे राइट है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यहाँ पर जा सकते हैं, हम यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बट क्या हो रहा है कि जो हमारे राइट्स है इनको यहाँ पे कर्टेल किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। हमने यहाँ पे देखा कि अगर कोई साउथ का अगर पर्सन आता है, एवर हम ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया से कोई भी पर्सन अगर नॉर्थ इंडिया में आता है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो उनके साथ हमारा बिहेवियर किस तरीके से होता है, हम किस तरीके से यहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना। तो सिर्फ ये ईस्ट इंडिया की बात नहीं हो रही, साउथ इंडिया की नहीं, पूरे इंडिया में। तो ये क्या कर रहा है, जो ओवरऑल हमारी इंडिया का जो हमारा मेन प्रिंसिपल है ना, क्या, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसको यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कर्टेल करता है। इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर हमें क्या बना के रखना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये उसको क्या कर रहा है, ये उसको हर्ट कर रहा है। तो हमें इंश्योर करना होगा, सिर्फ यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स की बात नहीं कहा जा रही, यहाँ पे जो सारे पीपल है उनकी बात की जा रही है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर उनके जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे इंश्योर करना होगा। डिस्क्रिमिनेशन, हमें यहाँ पे हमारे पास राइट्स है कि हमें पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फिर भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता जाता है। यहाँ पर फ्री मूवमेंट का हमारे पास राइट है, बट उसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कर्टेन किया जाता है। जो कभी कभी जैसे कि हम यहाँ पे महाराष्ट्र से कोई तमिलनाडु गया है ना, या फिर तमिलनाडु से हमने अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल यहाँ पे देखा था कि महाराष्ट्र में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ किस तरीके से यहाँ पे मतलब कि बिहेव किया जाता है, उनको फाइनेंशियली एंड सेक्सुअली उन्हें क्या किया जाता है, असॉल्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए माइग्रेंट वर्कर्स की नहीं सिर्फ सबकी बात की जा रही है कि यहाँ पे राइट्स हैं हमारे, और यहाँ पर डिग्निटी से जीने का भी क्या है, हमारे पास राइट है। तो इसको यहाँ पे कर्टेल नहीं करना, हमारा जो यूनिटी और इंटीग्रिटी का जो हमारा नेशन का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे कर्टेल नहीं करना, उसको बनाए रखना है। तो यहाँ पे हमें इंश्योर करना होगा कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी न्यूज़ यहाँ पर क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज़ एनालिसिस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।